Hello everyone, welcome back to our channel Swaven Learners. We'll start with today's newspaper analysis, that is 15th of December 2021, discussing some important topics for prelims perspective. तो आज का न्यूज़ एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के सब्जेक्ट से। तो हिस्ट्री की टॉपिक है ये आपके एक रंपा रेबिलियन के बारे में, ठीक है। तो there is a Telugu movie RRR based on the story of Alluri Sitarama Raju and कोमाराम भीम। तो अब हम देखते हैं कि ये अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे और कीनाराम भीम कौन थे। तो 1882 में एक मद्रास फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ था। तो उस मद्रास फॉरेस्ट एक्ट ने तो उस एरिया के जितने भी फॉरेस्ट के ट्राइबल कम्युनिटी थी उसकी फ्री मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। और ये जो ट्राइबल कम्युनिटी थी वो उस फॉरेस्ट में पोडू एग्रीकल्चरल सिस्टम फॉलो करती थी। ये जो ट्रेडिशनल पोडू एग्रीकल्चरल सिस्टम है ये एक काइंड ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। तो इसके और इसको ही फॉरेस्ट एक्ट ने जो है मद्रास फॉरेस्ट एक्ट ने वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो 1922 में ये जो आपके रेवोल्यूशनरी थे अल्लूरी सीताराम राजू, इन्होंने रंपा रिबिलियन स्टार्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, पहले इन्होंने जो नॉन कॉपरेशन स्टेप्स थे ना जो गांधी जी ने फॉलो किए थे, बॉयकॉट करने के, कॉपरेट नहीं करने के, वो सारे स्टेप्स भी फॉलो किए थे। जैसे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनको बॉयकॉट करना या फिर जो पंचायत कोर्ट्स हैं उनको बॉयकॉट करना ताकि ये अपनी कम्युनिटी को अपने कॉन्फिडेंस में ले सके। एंड 1922 में फिर इन्होंने एक पुलिस स्टेशन में रेड किया था और वहाँ से सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जो थे ना वो चोरी किए थे। उसके बाद इन्होंने थोड़े वायलेंस भी किए हैं, 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को शूट कर दिया था। और लास्टली और ये जो है ना ये गोरिल्ला टैक्टिक्स जो होते हैं, गोरिल्ला वारफेयर्स, ये आपने पढ़ा होगा शिवाजी के टाइम से भी। तो ये गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स जो है वो यूज़ करते थे। तो जब ब्रिटिशर्स ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये गोरिल्ला वारफेयर यूज़ करते हैं तो इन्होंने मालाबार से पुलिस फोर्स मंगवाई थी और जिन्होंने कैप्चर कर लिया था राजू को और उन्हें एक ट्री से टाई करके और उन्हें शॉट कर दिया गया था। तो इसी को और इसी हीरोइक जो इनका एक्ट था ना, तो इसलिए इनका नाम, इनको एक टाइटल दिया गया है मान्यम विरुदु, मीन्स हीरो ऑफ द जंगल। तो ये आपके थे अल्लूरी सीताराम राजू। दूसरे हैं आपके कीनाराम भीम। जो कीनाराम भीम है ये आपके तेलंगाना के आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था 1901 में और ये मेंबर थे आपके गोंड कम्युनिटी के। तो और ये जो फॉरेस्ट एरिया था ना चंदा और बलालपुर किंगडम्स का, वहाँ पे ये बड़े हुए थे। लेकिन इनकी जो पूरी लाइफ है ना ये मोस्टली जो है इधर से उधर मूवमेंट में ही निकल गई क्योंकि ये लोग ऑप्रेस्ड हो रहे थे बहुत ज़्यादा ज़मींदार से। तो ये असम भी गए थे, वहाँ पे इन्होंने टी प्लांटेशन भी किया है ऑलमोस्ट 5 ईयर्स। तो वहाँ पे टी प्लांटेशन में इन्होंने रिवोल्ट भी कर दिया था तो इन्हें जेल में डाल दिया गया था। बट ये विद इन 4 डेज उस प्रिजन से जो है एस्केप कर गए थे। और जब इन्होंने अल्लूरी सीताराम राजू के रिवोल्ट के बारे में सुना तो इन्होंने सोचा कि ये भी वापस जाकर मतलब इन्हें एक सेंस ऑफ इंस्पिरेशन मिल गया कि ये अपने गोंड ट्राइब को बचाएंगे। तो ये वापस जाकर इन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया था। तो ये हमारे दोनों अल्लूरी सीताराम राजू और कीनाराम भीम के बारे में था। तो इन्हीं पे जो बेस्ड मूवी है RRR वो बनी है। और इसमें हम ये देख लेते हैं कि आपके आंध्रा के कुछ ट्राइब्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं वो कौन कौन से आते हैं। जैसे गोंड ट्राइब, ओके, गोंड ट्राइब, खोंद ट्राइब, थोती ट्राइब, चेंचू ट्राइब, कोलम ट्राइब एंड कोया ट्राइब। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जो आपके आंध्रा और तेलंगाना रीजन में आते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है इंटरनेशनल रिलेशन का। और इंटरनेशनल रिलेशन का ये जो न्यूज़ है वो है इंडिया वोट्स अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इंडिया पहले हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। तो क्लाइमेट चेंज जो है ना वो कोई भी लॉन्ग टर्म शिफ्ट होता है, जैसे टेम्परेचर में या वेदर पैटर्न में कोई भी लॉन्ग टर्म शिफ्ट जो होता है। और वो क्यों होता है, तो वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से होता है। तो इट रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न मेनली कॉज बाय द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। तो ये आपका क्लाइमेट चेंज होता है। और हुआ क्या है, तो
पहले जो ये आपके क्लाइमेट चेंज की इशू थी ये आपकी यूएनएफसीसी के अंडर आती थी, ठीक है। और ये जो रेजोल्यूशन है ये पास किया है आपके आयरलैंड और नाइजर ने। तो अभी नाइजर जो है ना वो आपकी प्रेसिडेंसी है ना अभी वाली, तो ये प्रेसिडेंसी चेयर जो है ये नाइजर के पास है 2021 की। तो आयरलैंड एंड नाइजर ने जो है ये रेजोल्यूशन जो है स्पॉन्सर किया है, मतलब प्रेजेंट किया है। तो वो ये जो रेजोल्यूशन है वो क्या कर रहा है कि जो आपके क्लाइमेट चेंज की इशू है जो यूएनएफसीसी में आती थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसको आपको शिफ्ट कर दिया है इन्होंने यूएनएफसीसी से यूएनएससी में। तो ये रेजोल्यूशन बस इसलिए ही था। देखो, द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन कॉल्ड अपॉन यूएन सिक्योरिटी जनरल टू इंटीग्रेट क्लाइमेट रिलेटेड सिक्योरिटी रिस्क एज ए सेंट्रल component into comprehensive conflict prevention strategy. Resolution sought appropriate climate change discussions portraying climate as an issue that threatens international peace and security. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एग्जाम्पल में क्या डाला है, या फॉर इंस्टेंस इन्होंने क्या लिया है कि जो साहिल रीजन है अफ्रीका का और अदर पार्ट्स भी है, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज ने ना बहुत लोगों की लाइफ्स को इम्पैक्ट किया है। तो अब देखो पहले साहिल रीजन में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हमारा साहिल रीजन है, ओके, वो आपका क्या है, तो ये आपका जो सेनेगल से जिबूती का एरिया है वो आपके साहेल रीजन में आता है, जैसे सेनेगल, मॉरिटानिया, गैम्बिया, गिनिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, सूडान, एरिट्रिया, ये सब जो आपके एरिया है ना ये साहेल में आते हैं, ठीक है। इसी का इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो लेकिन ये जो है रेजोल्यूशन ये पास नहीं हो पाई क्योंकि सिर्फ 12 यूएनएससी के मेंबर्स ने इसके लिए वोट किया था। बाकी इंडिया, चाइना एंड रशिया जो है इसका अपोज किया था और उन्होंने इसके अगेंस्ट वोट किया था। अब हम थोड़ा सा यूएनएससी के बारे में देख लेते हैं। तो यूएनएससी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ये। इसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो टू मेंटेन द इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। और यूएनएससी के आपके 15 मेंबर्स हैं जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो है आपका चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। एंड दीज 5 परमानेंट मेंबर्स ना इनके पास जो है वीटो पावर होती है, ठीक है। इनके पास क्या होती है, इनके पास वीटो पावर होती है, दे कैन रिजेक्ट एनी रेजोल्यूशन। और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो सारे आपके 2 इयर्स के टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं बाय जनरल असेंबली। और इंडिया का टर्म अभी स्टार्ट हुआ है जनवरी 2021 से और ये 8th टर्म है इंडिया का। और देखो यूएनएससी जो है ना वो ही ओनली बॉडी है जिसके पास पावर होता है डिसीजन का। बाकी जितनी भी यूएन की बॉडीज हैं वो सिर्फ रिकमेंडेशन देती हैं, ठीक है। लेकिन जो यूएनएससी है ना उसके पास पावर होता है कि किसी भी डिसीजन को बनाने का, मतलब दे हैव ओनली द पावर टू मेक डिसीजंस ऑन एनी रेजोल्यूशन और एनी प्रपोजल, यू कैन से। नेक्स्ट है हमारा बाल्टिक सी कंट्री के बारे में। तो देखो क्या है न्यूज़, 2 मिसिंग आफ्टर डैनिश कार्गो शिप कैप्साइजेज इन बाल्टिक सी कोलिजन, ठीक है। तो ये देखो न्यूज़ उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें बाल्टिक सी के बारे में देखना है कि बाल्टिक सी से जो बाउंडेड कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसका आप देखो ट्रिक याद कर लो, रूट जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, ठीक है। तो रूट का है आपका RUDE, रूट में रशिया, डेनमार्क, ओके। एंड जर्मनी तो जर्मनी हो गया है। और सेल है SELL, स्वीडन, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया एंड पोलैंड, फिनलैंड, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा ऐसे, ये शॉर्ट ट्रिक्स आप जनरली आप अगर ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स याद रखोगे तो कभी भी इजी होगा कि फाइंड आउट करना कि कौन सी कंट्री बाउंडेड है कौन सी नहीं है। तो एक बार और हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो रशिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड एंड फिनलैंड, ये आपकी बाल्टिक सी बाउंडेड कंट्रीज हैं। नेक्स्ट आपका साइंस एंड टेक का पोर्शन है। साइंस एंड टेक में हम सबसे पहले देखेंगे स्मार्ट मिसाइल के बारे में। तो इंडिया ने लॉन्च किया सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम, दैट इज स्मार्ट। इसको लॉन्च किसने किया है, तो DRDO ने किया है। DRDO ने स्मार्ट मिसाइल को लॉन्च किया है जिसकी रेंज आपकी 50 to 650 किलोमीटर है और ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। और 30 किलोमीटर एडवांस लाइट टॉर्पीडो भी है। चलो तो अब हम देख लेते हैं सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो है क्या आपका स्मार्ट।
SMART is a next generation missile based standoff torpedo delivery system. It has been designed to enhance the anti-submarine warfare capability. Missiles will work beyond the conventional range of the torpedo. It is a canister based missile system comprising of advanced two-stage solid propulsion, precise inertial navigation and electrochemical actuators. तो इसको आपको किसने लॉन्च किया? तो डीआरडीओ में. तो हम डीआरडीओ के भी बारे में थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं. तो डीआरडीओ जो है वो वर्क करता है आपके डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, और इसको चार्ज किया गया है मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए. इसकी हेडक्वार्टर दिल्ली में है आपकी, और इस्टेब्लिश हुआ था ये 1958 में. ओके, नेक्स्ट है आपका ऑस्कर 1. ऑस्कर 1 क्या है? तो ऑस्कर 1 है ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स कैरिंग एमेटोर रेडियो. तो ये आपका क्या है? ये आपका देखो, ये लॉन्च हुआ था आपके दिसंबर 1961 में, तो इसका 60 ईयर्स हो चुका है. ओके, और ये फर्स्ट नॉन गवर्नमेंटल सैटेलाइट थी जिसको प्राइवेट सिटीजन ने बिल्ड किया था. ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये नॉन गवर्नमेंटल सैटेलाइट थी बिल्ट बाय प्राइवेट सिटीजन्स. ठीक है, और फर्स्ट नॉन गवर्नमेंटल, और ये फर्स्ट सैटेलाइट थी तो टू रीच इट्स ओन ऑर्बिट आफ्टर बीइंग इजेक्टेड एज अ सेकेंडरी पेलोड ऑफ अनदर प्राइमरी मिशन. और इसको डिप्लॉय कहाँ से किया गया था? तो इसको लियो से डिप्लॉय किया गया था. ये जो आपका लियो है, लियो क्या होता है आपका? लोअर अर्थ ऑर्बिट. और लियो का रेंज कितना होता है? तो ये आपका 200 to 300 किलोमीटर से ऑलमोस्ट 1000 to 1500 किलोमीटर तक होता है. ठीक है, और इसको जब डिप्लॉय किया गया लियो में, मतलब लियो जस्ट बताया ना आपको कि लोअर अर्थ ऑर्बिट है, तो ये जस्ट अबव द एटमॉस्फेयर होगा. और इसने क्या किया था? तो हाई को मोर्स कोड में लिखा था. अब मोर्स कोड क्या होता है आपका? देखो, मोर्स कोड क्या होता है ना कि जो भी मैसेज कोडेड होते हैं एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट, डैशेस या सिंबल्स या स्पेसेस, इन सब से मतलब इन सब के कॉम्बिनेशन से जो मैसेज कोड किए जाते हैं, जिसको आप इधर थ्रू लाइट, साउंड या वायरलेस किसी भी तरह भेज सकते हो, तो उसको आप मोर्स कोड कहते हो. ठीक है, तो इसमें हाई लेटर को जो है ना वो मोर्स कोड में ट्रांसमिट किया था. ओके, इवन since the launch of Oscar 1 in 1961, it has been traditional for amateur radio satellites to carry the name Oscar, and 111 satellites have received the Oscar designation so far. ओके, नेक्स्ट है आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप. तो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये आपके नासा का अभी तक का मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप है, जिसको अभी दिसंबर 22 को लॉन्च किया जाना है. मतलब ये शेड्यूल्ड है कि ये दिसंबर 22 को लॉन्च किया जाएगा. और ये लॉन्च कहाँ से किया जा रहा है? तो ये आपके फ्रेंच गुयाना. ठीक है, कहाँ से किया जा रहा है? फ्रेंच गुयाना से किया जा रहा है. अब देखो, ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप ये ढूंढोगे कि फ्रेंच गुयाना कहाँ पे है. तो फ्रेंच गुयाना के से इसे लॉन्च किया जा रहा है. और लॉन्च किस पे किया जा रहा है? तो एरिना 5 रॉकेट. ठीक है, एरियन 5 रॉकेट. ओके, तो अब जेम्स वेब टेलीस्कोप है क्या? तो भाई देखो, जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ना वो लार्ज इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, जो 6.5 मीटर्स जो है ना इसमें प्राइमरी मिरर लगे हुए हैं. और ये जो है बिगेस्ट ऑब्जर्वेटरी बियॉन्ड अर्थ टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग द डीप यूनिवर्स. मतलब ये डीप यूनिवर्स को समझने के लिए बनाया गया है. और ये क्या करेगा? आपके सारे फेज, मतलब अभी तक जो यूनिवर्स के हिस्ट्री के जितने फेज है ना उन सबको स्टडी करेगा ये. इसको कंबाइनली जो है पार्टनरशिप पे डेवलप किया गया है. किससे किससे? तो नासा एंड ईएसए और सीएसए. ठीक है, नासा, ईएसए, सीएसए. नासा आपका नासा है, और उसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी आपका ईएसए एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी सीएसए. ठीक है, और ये इसको कंसीडर किया जाता है ना एज सक्सेसर ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप. जो आपका हबल स्पेस टेलीस्कोप है, इससे पहले वो आई गेस मुझे लगता है शायद 1990 में, ठीक है, हबल स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था. और उसी का सक्सेसर आपका ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है. तो हबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 570 किलोमीटर. वेब विल नॉट ऑर्बिट द अर्थ. अब ये देखो, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप था ना उसने अर्थ के ऑर्बिट को
मतलब अर्थ को ऑर्बिट किया था, लेकिन जो आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये आपके अर्थ के ऑर्बिट को अर्थ को नहीं ऑर्बिट करेगा, ये आपके सन को ऑर्बिट करेगा 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, मतलब कहाँ से ऑर्बिट करेगा, तो ये 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, ये आपका डिफरेंस हो गया इन दोनों का। नेक्स्ट हमारा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, तो रिसेंटली जो न्यूज़ है वो है द सेंटर हैज़ अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग मॉडिफिकेशन फॉर इट्स ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट ऑल ट्रांसमिशन केबल्स इन द हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स बी लेड अंडरग्राउंड। तो अब हम पहले देख लेते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो IUCN स्टेटस है रेड लिस्ट में, वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड का। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब ये बहुत स्पीडली जो है कम होता जा रहा है, तो हमें बचाना चाहिए इसे। एंड कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा दैट इज साइट्स, इसके अपेंडिक्स 1 में आता है। और कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज CMS के भी अपेंडिक्स 1 में आता है। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है। तो ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इट इज़ स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान एंड कंसिडर्ड एज इंडियाज मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड। और इसको जो है ना फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीसीज भी जो है ना कंसीडर किया जाता है। ये देखो ग्रासलैंड स्पीसीज है ना, तो ये आपके कहाँ कहाँ के मतलब आप देखोगे ना तो जनरली आपको ग्रासलैंड के एरिया में मिलेगी। जैसे आपका हो गया गुजरात के कुछ ग्रासलैंड के एरियाज हैं। इनफैक्ट ये पहले MP के भी एक ग्रासलैंड के एरिया में थी, बट वहाँ से ये एक्सटेंड हो चुकी है। फिर ये आपके महाराष्ट्र के 16 एरिया में, महाराष्ट्र का आपका 16 ग्रासलैंड का एरिया है, वहाँ पे भी मिलता है। एंड इट्स पॉपुलेशन इज कन्फाइंड मोस्टली टू राजस्थान एंड गुजरात। स्मॉल पॉपुलेशंस ऑकर इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो ये देखो, द बर्ड इज अंडर कांस्टेंट थ्रेट ड्यू टू कोलिजन इलेक्ट्रोलोक्शन विद द पावर ट्रांसमिशन लाइंस। हंटिंग स्टिल प्रेवलेंट इन पाकिस्तान। अभी भी देखो इसकी हंटिंग जो है ना, हमारे यहाँ तो बंद हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी हंटिंग अभी भी प्रेवलेंट है। और हैबिटेट लॉस एल्टरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ वाइड स्प्रेड एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। अब देखो ये जो आपके 2020 में CMS हुआ था ना, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, उसका आपका मैस्कॉट भी था। ये CMS कहाँ हुआ था, तो ये आपके 2020 का जो CMS है ये गुजरात में हुआ था, और उसका मैस्कॉट यही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ही था। ठीक है, इसको स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान कहते हैं। ठीक है, और ये आपके जैसे कुछ नेशनल पार्क हम देख लेते हैं या एरिया देख लेते हैं। जैसे आपके राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क है, वहाँ पाया जाता है। फिर गुजरात का आपका नालिया सेंचुरी है, वहाँ भी मिलती है। महाराष्ट्र का मैंने आपको बताया था कि ननाज ग्रासलैंड है, वहाँ भी मिलती है। और ये देखो ये जो आप नालिया सैंक्चुरी देख रहे हो ये गुजरात की है। यहाँ पे अब बस 6 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ना वो बच गई हैं। ठीक है, बताओ आप ये इतनी कम होते जा रही हैं कि ये बस 6 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स जो है यहाँ बची हुई हैं एक सैंक्चुरी में। तो हमें इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका PM टू एड्रेस नेचुरल फार्मिंग इवेंट अमिड साइंटिस्ट कंसर्न। तो ये आपके किसके लिए है, तो ये आपके जीरो बजट फार्मिंग से रिलेटेड है कि ग्रास रूट पीजन मूवमेंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम कर्नाटका एंड spread to states in the southern India with the efforts of सुभाष पालेकर एंड फार्मर्स एसोसिएशन। देखो ये जो सुभाष पालेकर है ना, इनको एज फादर ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, इन्होंने ना क्या किया था कि जो फार्मर एसोसिएशन है ना उनके पार्टनरशिप में ही ये जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है ना इसको इनिशिएट किया था। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे ना कि ये जो जीरो बजट, पहले हम देखते हैं कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होती क्या है। तो ये जो जीरो बजट आपकी नेचुरल फार्मिंग है ना, इसमें हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं। जैसे कोई केमिकल नहीं, कोई फर्टिलाइज़र नहीं, हम ये सब यूज़ कुछ नहीं करते हैं। जितने भी नेचर के प्रिंसिपल्स हैं ना उसी पे बेस्ड हम फार्मिंग जब करते हैं तो उसी को जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। इसमें किसी क्रेडिट की ज़रूरत नहीं होती है, हमें कोई भी इनपुट खरीदने के लिए उसमें कोई भी कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देखते हो, फॉर एग्जांपल देख लो आप, जंगल होता है, ठीक है, तो जंगल में पेड़ पौधे कैसे हो जाते हैं, वहाँ तो हम खाद मिट्टी फर्टिलाइज़र ये सब तो नहीं डालने जाते ना, वहाँ पे नेचुरल फोर्सेस खुद ही इतनी प्रिविलेंट होती हैं कि वो
फॉरेस्ट के फॉरेस्ट बना देती हैं, ठीक है। तो हम उसी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए ना जीरो बजट फार्मिंग जो है उसको करेंगे यहाँ पे। वही आपका, तो इसके ना जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है ना, इसके टॉप 4 पिलर्स हैं। क्या क्या है आपके? जीवामित्रा, बीज मित्रा, मल्चिंग एंड वापफसा, ठीक है। अब देखो ये जीवामित्रा क्या है ना, तो जीवामित्रा है कि जो भी जैसे हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ठीक है, तो फर्टिलाइजर ना यूज करके जो काउ डंग, काउ यूरिन होती है ना, तो लोकली हमें बहुत अवेलेबल हो जाता है, कि इजीली मिल जाता है कि कहाँ काउ डंग है, काउ यूरिन है, तो इन्हीं सब को ना हम जो है यूज करके एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ठीक है। और ये सब जो काउ डंग, काउ यूरिन होती है ना, ये आपके हेल्प करती है फंगल और बैक्टीरियल डिजीज जो हो जाते हैं प्लांट्स में, उससे उसको प्रिवेंट करने में। नेक्स्ट है आपका बीजामृत। बीजामृत क्या है कि ये सीड ट्रीटमेंट है, जैसे काउडंग, काउ मतलब ये सब देखो ये जितने भी है ना सब नेचुरल चीज़ों से ही रिलेटेड हैं, जैसे काउ के डंग हो गए, यूरिन हो गया, उनसे ही रिलेटेड है। थर्ड है आपका मल्चिंग। मल्चिंग क्या है? देखो मल्चिंग है एक्टिविटीज टू इंड्योर फेवरेबल माइक्रो क्लाइमेट इन द सॉइल। देखो मल्चिंग आपके 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फोर्थ है आपका वापफसा। वापफसा क्या है? वापफसा मीन्स मॉइस्चर, ठीक है, इसका मतलब होता है मॉइस्चर। तो ये जो सुभाष पालेकर है ना, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं ऐसे रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो उन्होंने बताया है, मतलब उन्होंने ऐसे एक्चुअली पॉइंट आउट किया है कि पौधे को पानी की जरूरत नहीं होती है, जो रूट्स होते हैं ना उनको वाटर वेपर की जरूरत होती है, ठीक है। तो लाइक इन्होंने सजेस्ट किया है कि अगर हम नून के टाइम में बस एक बार इरिगेशन करें, ठीक है, तो उससे क्या होगा ना कि एयर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स दोनों ही सॉइल में आ जाएंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे हम अपना जो इरिगेशन है ना उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं कि ज़्यादा पानी ना वेस्ट हो, ठीक है। यही सब है। नेक्स्ट जो आपका न्यूज़ है वो पॉलिटी से रिलेटेड है। तो ये आपके बाल स्वराज पोर्टल से का न्यूज़ है। ये जो बाल स्वराज है ये पोर्टल क्या है, तो ये आपके NCPCR ने, मतलब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये आपके NCPCR एक्ट 2005 से बना है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। ये क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये ईयर 2005 में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट से बना है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो क्यों बनाया है NCPCR ने बाल स्वराज को? तो NCPCR ने जो है ना डेवलप्ड इट एज पार्ट ऑफ इट्स रोल ऑफ ए मॉनिटरिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 109 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 एंड टू एड्रेस द ग्रोइंग प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रंस बीइंग अफेक्टेड बाय कोविड-19। तो देखो अब क्यों बनाया इसको, तो जो भी बच्चे थे, ठीक है, तो उनके जितने भी प्रॉब्लम्स है ना वो जो भी अराइज किए हैं ड्यू टू दिस कोविड-19 और वो उनसे अफेक्ट हुए हैं ना, उसी को एड्रेस करने के लिए आपका पोर्टल बनाया गया है बाल स्वराज। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है ऑनलाइन ट्रैकिंग, ठीक है, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ चिल्ड्रंस हु हैव लॉस्ट पेरेंट्स ईदर और बोथ ड्यूरिंग कोविड-19 और इन नीड एंड आर इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो ये उन बच्चों के लिए ना, तो सबसे पहले देखो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर जो बच्चे आते हैं, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 है ना, इसके अकॉर्डिंग whomsoever इज above 18 years of below 18 years of age, या बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज जो होते हैं ना उनको हम जुवेनाइल कंसीडर करते हैं, मीन्स उनको हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर जुवेनाइल कंसीडर करते हैं। तो वैसे जो भी बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन ट्रैकिंग या फिर उनके जो पेरेंट्स हैं, या तो एक पेरेंट या बोथ ऑफ द पेरेंट्स, उनकी अगर डेथ हो गई है कोविड से और उन लोगों को केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो ऐसे बच्चों की हेल्प करने के लिए ये बाल स्वराज पोर्टल बनाया गया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका मिसलेनियस में हम एक टॉपिक देखते हैं हरनाज संधू के बारे में। तो हरनाज संधू तो अभी हर कोई जान रहा है कि हरनाज संधू कौन है। तो ये आपकी मिस यूनिवर्स बनी है 2021 की और ये 21 ईयर्स ओल्ड है। एंड इससे पहले जो मिस यूनिवर्स थी वो आपकी लारा दत्ता थी जो 2000 में बनी थी। तो आफ्टर 21 ईयर्स शी गॉट क्राउन्ड एज मिस यूनिवर्स आफ्टर लारा दत्ता, ओके। और
हरनाज संधू जो है वो 3 मार्च 2000 को ये इनका बर्थ हुआ था एंड ये है इंडियन मॉडल एंड ब्यूटी पीजेंट टाइटल होल्डर हु वाज क्राउन्ड एज मिस यूनिवर्स 2021. शी इज द थर्ड एंट्रेंट फ्रॉम इंडिया टू मिस यूनिवर्स. इससे पहले देखो, सबसे पहले हम जो नाम बढ़ते हैं वो क्या है आपकी, सुष्मिता सेन. ठीक है, सुष्मिता सेन. इन्हें मिला था आपके 1994 में. देन लारा दत्ता, शी वॉज क्राउन इन 2000. एंड देन आपकी आ गई हरनाज कौर संधू और 2021. ओके, नेक्स्ट आपका है, चलो अब हम न्यूज़पेपर एनालिसिस तो हो गया, तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे जो कुछ क्वेश्चंस हैं आप कितने ध्यान से देख रहे थे, ये भी देखना ज़रूरी है. तो पहला स्टेटमेंट है आपको, चलो आपको ये बताना है ट्रू है और फॉल्स है. तो जो पहला स्टेटमेंट है वो है आपके बाल स्वराज पोर्टल के बारे में. तो हमने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले ये जो न्यूज़ डिस्कस किया है बाल स्वराज पोर्टल के लिए, ये क्या है आपका, तो ये है बाल स्वराज पोर्टल हैज़ बीन डिजाइंड टू कीप ट्रैक ऑफ चिल्ड्रेन who have lost one or both parents due to COVID-19 and ensure that they get the care and protection required. ठीक है, अभी आपको ये आंसर करना है. पहले मैं स्टेटमेंट्स पढ़ती हूँ, फिर हम आंसर डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज जीरो बजट नेचुरल farming is the set of farming method and is also a grassroots peasant movement which has spread to the various states in India. Third one is SMART is a missile assisted release of lightweight anti-submarine torpedo system for anti-submarine warfare operations far beyond torpedo range. Fourth one is Kinaram Bhim is referred as Manyam Virudu, hero of the jungles, for his heroic efforts by leading Rampa rebellion. Fifth one is while other organs of UN has power to recommend, only UNSC has the power to make decisions. एंड लास्ट वन इज द कंट्री बेलारूस बॉर्डर्स बाल्टिक सी. ठीक है, तो अब चलो हम आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे. तो पहला जो आपका स्टेटमेंट था ये आपका ट्रू है. ठीक है, क्यों, तो देखो द बाल स्वराज पोर्टल हैज डिजाइन टू कीप ट्रैक ऑफ चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट वन और बोथ पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19 एंड इंश्योर दैट दे विल गेट केयर एंड प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड. तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. देखो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था. ठीक है, इट विल ट्रैक चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय कोविड-19 है ना यहाँ पे, और इसको बिफोर द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी टू द रेस्टोरेशन ऑफ द चिल्ड्रन टू देयर पेरेंट गार्जियन रिलेटिव एंड इट्स सब्सिक्वेंट फॉलो अप. ठीक है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है. चलो नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट था दैट इज अबाउट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज अ सेट ऑफ फार्मिंग मेथड एंड ऑल्सो अ ग्रास रूट पीजन मूवमेंट विच इज हैज स्प्रेड टू द वेरियस स्टेट इन इंडिया. देखो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है. देखो जो सबसे पहला स्टेट था जिसने स्टार्ट किया था जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग दैट इज आंध्र प्रदेश. ठीक है, तो आंध्र प्रदेश ने जब इसे स्टार्ट किया था ना, और अभी आई थिंक आंध्र प्रदेश ने टिल डेट ना 5 लाख फार्मर्स को जो है कवर कर लिया है अंडर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग. देन आंध्र प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, कर्नाटका, इन सारे स्टेट्स में भी जो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग्स के ना कुछ टारगेट सेट किए जा रहे हैं कि आपको यहाँ तक ये करना है. तो आंध्र में फुल कवरेज जो है इनका टारगेट है फुल कवरेज का 2024 तक का. ओके, फिर हम देखते हैं 2024 तक ये अपने टारगेट को मीट कर पाते हैं या नहीं. थर्ड स्टेटमेंट इज स्मार्ट इज अ मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो सिस्टम फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस बियॉन्ड टॉर्पेडो रेंज. ये भी आपका सही स्टेटमेंट है. फोर्थ इज कीनाराम भीम इज रेफर्ड एज मान्यम विरुदु. देखो ये आपके कीनाराम भीम नहीं थे, ये कौन थे आपके, ये थे आपके अलूरी सीताराम राजू. ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू कि आप ये बताओ कि कीनाराम भीम ने जो है इन्होंने एक स्लोगन दिया था, वो क्या दिया था. ठीक है, तो आप कमेंट करके एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना. ठीक है, ट्राई करना इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप गूगल खोलो, गूगल से देख लो कि कीनाराम भीम ने जो है क्या स्लोगन दिया था. वैसे चलो मैं भी आपको बता देती हूँ, जो कीनाराम भीम है इन्होंने स्लोगन दिया था जल जंगल एंड जमीन. ठीक है, क्या स्लोगन दिया था, जल जंगल जमीन. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका वाइल अदर ऑर्गन्स ऑफ यूएन हैज पावर टू रिकमेंड ओनली यूएनएससी हैज द पावर टू मेक डिसीजन. ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये हमने डिस्कस किया था
कि जितने भी यूएन के अदर ऑर्गन्स हैं उनके पास सिर्फ होता है रिकमेंडेशन का पावर, एंड यूएनएससी हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस ऑल्सो। द कंट्री एंड 6th स्टेटमेंट इज द कंट्री बेलारूस बॉर्डर्स बाल्टिक सी। देखो ये आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि हमने देखो अभी हमने तुरंत आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। रूट जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। अब यहाँ पे देखो आपको कहीं भी बेलारूस दिख रहा है इसमें? नहीं, तो वो स्टेटमेंट गलत है आपकी। इसमें क्या क्या है आपकी? रशिया है, डेनमार्क है, जर्मनी, स्वीडन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड एंड फिनलैंड। रूट जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे सारे स्टेटमेंट्स खत्म हो गए हैं। चलो ठीक है, आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस भी इसी के साथ ख़त्म होता है। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।